सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के एक और चैप्टर जिसका नाम है कार्यपालिका के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले, सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस शॉर्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में हम कार्यपालिका के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जहां से एग्जाम में सवाल जो है डायरेक्ट पूछे आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है। तो कार्यपालिका, जैसे मैंने आप सभी को बता दें, कार्यपालिका का काम क्या होता है, नीतियों को लागू करना। यानी विधान पालिका यानी विधान मंडल द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को जनता तक पहुंचाने का और लागू करने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का। यानी कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों का, कानूनों को जनता तक पहुंचाती है और लागू करने का काम करती है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। अगर हम बात करें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में क्या होता था कि जो राजा होते थे वही नीतियां बनाते थे, वही लागू करते थे, वही दंड भी देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेमोक्रेसी राज की शुरुआत होती है तो उसमें कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका यानी शक्तियों का बंटवारा अलग अलग भागों में कर दिया गया। तो भारत में भी शक्तियों को अलग अलग जो है पार्ट्स में बांट दिया गया है। विधानपालिका काम है नीतियां बनाना, कार्यपालिका काम है नीतियों को लागू करना, और न्यायपालिका जो उसके बाद हम करेंगे उसका काम होता है दंड प्रदान करना। तो कार्यपालिका क्या है, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, ये कार्यपालिका है। बट यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि वैसे हम बात करें तो कार्यपालिका के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। कहीं पे कार्यपालिका के स्वरूप को प्रधानमंत्री कहा जाता है, कहीं पे कार्यपालिका के स्वरूप को राष्ट्रपति कहा जाता है, या कहीं पर दोनों या संवैधानिक तंत्र भी कहा जाता है। तो जान लेते हैं कि वो तीन प्रमुख कार्यपालिका के रूप कौन से हैं जो अधिकतर वर्तमान में इस समय देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से। तो हम बात करेंगे अध्यक्षीय कार्यपालिका के बारे में कि अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या है। हम बात करेंगे संसदीय कार्यपालिका यानी अध्यक्षीय, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी राइट संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो तीनों कार्यपालिका क्या है, इन सभी की चर्चा हम करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली जो कि भारत की भी प्रणाली, यानी भारत में जिस प्रणाली को अपनाया गया है उसे कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में देश और सरकार का प्रधान जो है अलग अलग होता है। देश के राष्ट्रपति के नाम जानते हैं, यानी संसदीय शासन प्रणाली में देश के प्रधान को राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है और सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। जो देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है उसे हम नाम मात्र के प्रधान के नाम से जानते हैं, और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, वो करता है प्रधानमंत्री। अब क्यों करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रमुख होते हैं, एक होता है नाममात्र का प्रमुख जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, एक होता है वास्तविक प्रमुख जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। वास्तविक प्रमुख सरकार का प्रधान होता है और नाम मात्र का प्रमुख जो होता है उसे हम जो है देश का प्रधान या स्टेट का प्रधान या राज्य के प्रधान के रूप से या राज्य प्रमुख के नाम से जानते, वो जानते हैं राष्ट्रपति को। और बात करें तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें विधायिका है, विधायिका के प्रति वो जवाबदेह होता है। जो संसदीय शासन प्रणाली वो विधायिका यानी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। यानी कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के प्रति विधान पालिका के प्रति जवाबदेह है। वो ये जो संसदीय शासन प्रणाली किन किन देशों में अपनाई जाती है, भारत, इंग्लैंड, इटली, जापान, जर्मनी, और हमने जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है वो ब्रिटेन से लिया है। लेकिन ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में भारत में जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमारे यहाँ का जो राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति उसका चुनाव होता है। भले ही उसको चुनाव जनता के माध्यम से ना होकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, बट वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। लेकिन जो इंग्लैंड का जो राष्ट्राध्यक्ष, जिसे हम
जिसे राष्ट्राध्यक्ष के नाम से या आप कैसे महारानी के नाम से जानते हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष जो वहां का वंशानुगत होता है, वो पद क्या होता है, वंशानुगत, यानी उसी घराने के व्यक्ति उसी पद पर हमेशा सुशोभित होते रहते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। तो इस तरह से भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली में डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो है, इसमें हम अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को देश का प्रमुख माना जाता है, ठीक, संसदीय शासन प्रणाली में। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली ग्रुप है वो उसमें अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं। और ये जो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, उसमें जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, वो होता है राष्ट्रपति। और इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसमें जो सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। किसमें, अर्ध अध्यक्षात्मक में। इसमें भी, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों एक ही पार्टी के नेता हो सकते हैं और दोनों जो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसमें 1978 में 1978 में श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो श्रीलंका हो गया, अगर हम बात करें रूस हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये वो देश हैं जहां पर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। अब इस शासन व्यवस्था के एक और यानी कार्यपालिका के एक और रूप की चर्चा करते हैं, उसका नाम है अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वह है अमेरिका। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं वो है क्या, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देश का और सरकार का, जी हां, देश यानी राष्ट्र और सरकार, देश और सरकार दोनों का प्रधान एक ही होता है, जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। राइट, राष्ट्रपति के नाम जानते हैं। राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रधान है, देश का भी और सरकार का भी। और राष्ट्रपति के चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। अमेरिका एक इसका एग्जाम्पल है। लेकिन ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आई होप आप सभी लोग संसदीय शासन प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर कर पाए होंगे। अध्यक्षीय शासन प्रणाली एग्जाम्पल यूएसए, जिसमें राष्ट्र और देश का प्रमुख एक ही होता है, उसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं और उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र और देश का प्रधान अलग अलग होते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के तहत भारत में देश के प्रधान को हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, जिसे नाममात्र प्रधान भी कहा जाता है, और सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, जिसे वास्तविक प्रधान कहा जाए। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 क्लोज 1 यानी अनुच्छेद 74 क्लोज ए क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की यानी भारत के राष्ट्रपति को सहायता और कार्यों में सहायता देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिमंडल होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। और कई बार इसमें भी हो सकता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को शक्तियों को पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, बट अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के माध्यम दोबारा से नियम को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति उस कार्य को मानने के लिए बाध्य है। तो ये भी आर्टिकल 74 क्लोज 1 में कहा गया है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो बाद में राष्ट्रपति की पद को कौन से आर्टिकल में कहा, वो सारे भी आगे चल के इस वीडियो में बताने कि राष्ट्रपति में के सरकार के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए या राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो आपको इस आकृति है। तो पहला है कानून को लागू करना, ये कार्यपालिका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। नीति निर्धारण करना कार्यपालिका का काम होता है। नियुक्तियां और करने और हटाने की शक्ति, क्योंकि जो कार्यपालिका है सरकार को चलाने के लिए, नीति निर्माण करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग करने के लिए ऐसी बहुत सारी नियुक्तियां भी करती है और हटाती भी है। विदेशी संबंधी कार्य, विदेशी संबंध यानी फॉरेन पॉलिसी को बनाने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। कानून संबंधी कार्य बहुत सारे कार्यपालिका को करने पड़ते हैं। वित्तीय कार्य यानी विधानमंडल के वित्तीय कार्य पर निगरानी किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है। न्यायिक कार्य और सैनिक कार्य भी कार्यपालिका को करने पड़ते, तो ये कार्यपालिका के कार्य हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत में कार्यपालिका कौन से दो रूपों को अपनाया गया। तो भारत में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है और भारत में जो कार्यपालिका है वो दो प्रकार की है। एक को हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और दूसरे को हम
क्या कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका की। तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, तो इसे अब आप अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है ये वो कार्यपालक होते हैं जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है हर 5 साल के लिए, यानी 5 साल बाद ये अपने पद से हट सकते हैं। इन्हें अस्थायी कार्यपालक के नाम से भी जाना जाता है। यानी अस्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के समूह को हम अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका चुनाव क्या होता है, लिमिटेड समय के लिए होता है। 5 साल के लिए इनका चुनाव होता है, 5 साल के बाद सत्ता जा भी सकती है। दूसरी तरफ है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका आप इसे नौकरशाही के नाम से भी जान सकते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका का चुनाव नहीं होता है, स्थायी कार्यपालिका का चयन होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव होता है, स्थायी कार्यपालिका का चयन होता है। यानी ये वो प्रतिनिधि होते हैं, ये वो प्रतिभागी होते हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की परीक्षा पास कर जैसे इसमें अगर बात करें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से चुने हुए अधिकारी होते हैं जो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें लोकतांत्रिक संचालन का रीढ़ माना जाता है। यानी जनता तक जो पॉलिसी पहुंचती है, जनता तक जो पॉलिसी पहुंचाई जाती है वो राजनीतिक कार्यपालिकाओं के माध्यम से नहीं, वो स्थायी कार्यपालिका के माध्यम से पहुंचाई जाती है, जिन्हें हम नौकरशाही के नाम से भी जानते हैं। इनका एक बार चयन होने के बाद दोबारा से इनका तबादला या ये बर्खास्त नहीं किए जाते हैं। तो ये स्थायी कार्यपालिका है। स्थायी कार्यपालिका की शक्तियां क्या क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका क्या शक्तियां हैं, वो भी हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। एक छोटी सी और चीज मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के अगर माफ के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 72 तक में जो है चर्चा की गई है, अनुच्छेद 52 से लेकर 72 तक। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की, आर्टिकल 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। और इसी में आर्टिकल 74 क्या कहता है, समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सहायता से ही करेगा, वो अकेले इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 54, 55, 56, 72 में क्या है, वो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में यानी राष्ट्रपति की शक्तियां उसको चुनाव और प्रधानमंत्री शक्ति उसको चुनाव हम सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। आई होप ये पार्ट आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।